अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद हमारे चैनल हाजिर टेक्निकल सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि गूगल क्रोम ने जो नए फीचर्स डाले हैं ये कुछ लास्ट रिलीज़ के अंदर। और ये है वीडियो बिगनर डेवलपर्स के लिए, जो लोग अभी अभी नए नए ताज़ा डेवलपर बने हैं, वेब डेवलपर बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक वेबसाइट है, मैंने इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ से हम सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसे डाउनलोड करते हैं। आप कोई भी वेबसाइट अगर आप डेवलप कर रहे हैं, जैसे मैं ये एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, तो आपने इसकी जो सा है परफॉर्मेंस चेक करनी है, इसके अंदर इसकी एसईओ चेक करनी है और वगैरह वगैरह। आपने काफ़ी चीज़ें जो चेक करनी है इसके अंदर। तो आपको कैसे चेक करें? एक तो है कि हम पेज स्पीड पे जाते हैं। गूगल की तरफ से हमें ये टूल प्रोवाइड है, पेज स्पीड। तो पेज स्पीड एक इनसाइट्स है। हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाके हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा और उसके बाद एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना शुरू कर देगा। और एक ये लंबा प्रोसेस है। तो इस सब को उन्होंने गूगल क्रोम ने शॉर्टन कर दिया है और इसको हमारे क्रोम के अंदर ही इंस्टॉल कर दिया है। ये जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, विंडोज़ या लिनक्स या मैक, उन सब के अंदर ये फ़ीचर होगा। मोबाइल में ये फ़ीचर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आपके सिस्टम आपकी वेबसाइट के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसकी एसईओ क्या है, इसकी स्पीड इंडेक्स क्या है, इसके वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। और आपको जितने भी आपकी एरर्स होंगे, यानी कि जितनी भी आपने खामियाँ छोड़ी होंगी अपनी वेबसाइट के अंदर, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सो आता हूँ मैं अपनी असल बात पे। पेज स्पीड का तो आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा, लेकिन इससे ज़्यादा इसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं बगैर इसको वेबसाइट को ओपन किए, क्योंकि ये गूगल की है वेबसाइट है। तो आपने इसे बंद किया तो एज ए डेवलपर आपको पता होगा F12 इसकी जो सा व्यू कंटेंट की है। आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें तब भी ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक राइट पैनल आपका खुल जाएगा। कईयों की यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाती है। तो अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे कर लें, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं हम, तो यहाँ पे आपको ऊपर एक टॉप साइड पे एक नेव बार मिलेगी। यहाँ पे आपको कंसोल मिल जाएगा। कंसोल होता है आपके जावास्क्रिप्ट के आउटपुट के लिए। सोर्सेस, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट का कंटेंट है वो ये फाइल की फॉर्म में पड़ा होगा। नेटवर्क आया था सबसे पहले, जो हमें एडवांस टूल्स में देखने को मिलते हैं। नेटवर्क की जो सा टूल है ये काफ़ी पहले से क्रोम में है, ये कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन जो नए फीचर आए हैं वो मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम नेटवर्क देखते हैं। तो ये रेड, जब ये बटन है रिकॉर्डिंग का बटन है, जब आप रेड पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। रिकॉर्डिंग मतलब क्या रिकॉर्डिंग होती है, मैं यहाँ से जैसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें जो जो फाइल जितनी जितनी देर में लोड हो रही है और जो लोड नहीं हो रही, जो फेल हो रही है, उन सब की रिपोर्ट आपको एक साथ ही एक लिस्ट फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। इनकी आप डाटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। मैंने ऑल सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारी फाइलें एकदम ये इसने लोड की हैं। इसमें JS फाइल भी आ जाती है। इसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आपको इस फीचर का नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फैच XHR क्या होता है? फैच XHR वो होता है जो हम जावास्क्रिप्ट से फुल पुश रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी कि एजेक्स में जो सी हम फाइलों को कॉल करते हैं। तो ये वो XHR फैच होता है, या $_get के जो सी कमांड लगा के जावास्क्रिप्ट से हम फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं। तो ये वो फाइल्स शो करवाएगा। जो JS फाइल आपने अपने लिंक में दी होंगी, CSS जो लिंक में फ़ाइल बनाई होंगी आपने, इमेज फाइल्स जो इस वेबसाइट में शो हो रही है, जैसे फाइल हिपो का लोगो है वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे आपको ये बताएगा इनका लोडिंग टाइम वगैरह कि किस फाइल ने कितनी देर ली लोड होने में और किस फाइल ने मेमोरी कैशे यानी ब्राउज़र की कैशे से लोड हुई है। तो इससे आपको अपनी वेबसाइट का पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट कितना डाटा कैशे कर रहा है और कौन सी फ़ाइल कैशे नहीं हो रही है। सेटिंग वगैरह देखने को आपको मिल जाएगी। ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाती है परफॉर्मेंस। सिंपल, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग आपको शुरू करनी होगी। यहाँ पे आप रेड पे क्लिक करेंगे और पेज को रिफ़्रेश करेंगे अपने। जैसे ही आप पेज रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। आपको फौरी करना होगा, वेट नहीं करना। पेज लोड हो गया तो आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है। जैसे ही आप स्टॉप करेंगे ये लोडिंग प्रोफाइल प्रोसेसिंग प्रोफाइल कर देगा, फाइल को प्रोसेस करेगा और इसके बाद आपको बता देगा सबसे ज़्यादा किस फाइल ने लोडिंग में टाइम लिया है। तो ये बता रहा है स्क्रिप्टिंग, यानी सबसे ज़्यादा जिस फाइल ने टाइम लिया है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। बाकी इसमें CSS की इतनी कोई ख़ास फाइल्स नहीं हैं।
और इसमें पेंटिंग यानी कि रेंडरिंग में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा इस वेबसाइट को लोड होने में वो स्क्रिप्टिंग में है। इसका साफ मतलब ये बनता है कि आपको अपनी वेबसाइट की जो आप जावास्क्रिप्ट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम है तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ और कैसे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके बाद आ जाती है इसमें काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे देखें, ये एक इसके वो बता रहा है, ये पूरी एक टाइमलाइन चल रही है यहाँ पे कि इस सेकंड पे क्या क्या लोड हुआ, यहाँ पे कितनी ज़्यादा। ये देखें, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो ये बताएगा इतने से इतने टाइम के अंदर कौन कौन सी फ़ाइल लोड हुई और कौन सी फ़ाइल लोड नहीं हुई। ये बाकायदा फ्रेम्स आ रहे हैं। और ये जो रेड डॉट्स बता रहे हैं ऊपर, ये बता रहा है कि यहाँ पे फ़ाइल के ऊपर प्रेशर, यानी कि फ़ाइल लोड होने में यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा है। रेड डॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक जो सा है था वो मेन ये था कि गूगल क्रोम ने जो नए फ़ीचर हम तारीफ़ कराए हैं क्रोम में ये गुज़िश्ता कुछ अपडेट्स के अंदर, वो हमने एक्सप्लोर करने हैं। तो हम 1 बाय 1 वहाँ पहुँच रहे हैं। सोर्सेज में आपको बता दिया मैंने। अब आती है मेमोरी में वही जो चीज़ें आपने कैशे की हुई हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एड स्नैपशॉट, और जो आपने स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं वगैरह वगैरह। टाइमलाइन आ जाएगी, एलोकेटिंग सैम्पलिंग आ जाएगी। ये आ गई वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, जो जावास्क्रिप्ट जो जगह ले रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। बहरहाल मेमोरी इतना कोई ख़ास फीचर नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं एप्लीकेशन में तो ये इंडेक्स डीबी, यहाँ पे आपको कुछ 2-3 चीज़ें ख़ास मिलेंगी, जैसे सेशन स्टोरेज। ये बताएगा इस वेबसाइट में गुज़िश्ता कितने सेशन रहे। इसलिए मैंने वेबसाइट में कोई लॉगिन है ही नहीं है तो यहाँ पे सेशन भी नहीं आएगा। लोकल स्टोरेज, यानी कि इस वेबसाइट ने के इस ब्राउज़र के अंदर कोई स्टोरेज तो नहीं ली। वेब एसक्यूएल भी सेम यही बता रहा है और इंडेक्स डीबी यही बता रहा है। ये अलग अलग किस्म के स्टोरेज टाइप्स हैं। ट्रस्टेड टोकन आ जाते हैं उसके अंदर और काफ़ी चीज़ें आती हैं। ओके, मुझे लगा शायद वीडियो रुक गई है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैशे स्टोरेज, यानी कि आपकी जो कैशे यहाँ पे आ जाएगी वगैरह वगैरह। बैकग्राउंड में जो प्रोसेसेस इस वेबसाइट से चल रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे और वगैरह वगैरह। नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, आपको यहाँ पे शो देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये अभी काफ़ी चीज़ें हैं ये देख रहे हैं आप खाली नज़र आ रही हैं। इसकी वजह साफ़ यही है क्योंकि आपको नई रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की। इसके अंदर भी आपको पहले रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, पेज को रिफ़्रेश करना है, तो आपको बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोसेसेस नज़र आएंगे। लेकिन इस टाइम लिस्ट खाली है। इसकी वजह यही है कि इस टाइम ये कुछ फेच नहीं कर रहा। ये वेबसाइट सिंपल है। तो आगे आ जाते हैं मेन चीज़ में, जो इन्होंने मेन फीचर्स इसके छुपाए हुए हैं। यहाँ तक तो हमें सबको पता ये फीचर्स है थे। इसके बाद इसको ये एरो बनी हुई है नैब बार के एंड पे। आपने जैसे इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हिडन फीचर्स हैं वो शो होने लग पड़ेंगे। या फिर जब आप इसको फुल मैक्सिमाइज बड़ी विंडो में देखेंगे तब भी आपको ये एक्स्ट्रा फीचर्स नज़र आने लग पड़ेंगे। तो ये क्रॉस का बटन का है, इसको ये छुपा देगा। अब ये ना ही दोबारा बाद में ढूंढनी पड़ेगी सेटिंग कहाँ है। सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी नहीं। अब मेन चीज़ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है वो है लाइट हाउस। दोबारा देख लें ये लाइट हाउस के अंदर हमने कहाँ से आना है। मैं इसे बंद करता हूँ, वेबसाइट ओपन करता हूँ, F12 क्लिक करता हूँ और F12 क्लिक करूँगा तो ये डेवलपर पैनल मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया और ये लाइट हाउस पे आ गया। अब ये लाइट हाउस क्या है? तो ये लाइट हाउस बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे वेबसाइट खोली थी, पेज स्पीड के नाम से। गूगल की वेबसाइट है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल व्यू के अंदर, नहीं इसको मोबाइल व्यू में ओपन करेगा और उसकी रिपोर्ट उसके वेबसाइट को सारी को ना स्कैन करना शुरू कर देगा। ये सॉफ्टवेयर जो सा है ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स है, क्योंकि ये वेबसाइट को चेक करता है और ये लोकली आपके कंप्यूटर के ऊपर क्रोम के थ्रू ये स्कैन कर रहा होता है और इसको इंटीग्रेट किया होता है गूगल ने अपने साथ। तो इसकी जो रिपोर्ट आ रही है वो आपको भी शो होती है और गूगल को भी शायद शो होती हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसने स्कैनिंग शुरू कर दिया है। इसकी स्कैनिंग की जो स्पीड है वो आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करती है, यानी कि आपका कंप्यूटर जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी और जितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा आपके पास। इसने स्कैन किया। अब आप ये देख सकते हैं सेम टू सेम वही राउंड जो सा है आ रही हैं प्रोग्रेस बार्स। ओके, इस वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो 53% है और कलर से आपको पता लग रहा है ऑरेंज, यानी कि इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इस वेबसाइट की। और परफॉर्मेंस लिंक होती है सर्वर रिस्पॉन्स से, यानी कि इसका जो सर्वर है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इसकी भी कई वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर है दुनिया के किसी और कोने में और मैं किसी और कोने से एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो भी ये सर्वर रिस्पॉन्स लो हो सकता है। या फिर
इस मैं सर्वर के करीब हूँ तो और सर्वर का रिस्पांस ही स्लो है, सर्वर ही स्लो है, तब भी ये परफॉर्मेंस गंदी आ सकती है। लेकिन अगर मैं सर्वर के करीब हूँ और सर्वर का रिस्पांस अच्छा है तो ये ग्रीन होगा और ये 90 के करीब समथिंग आएगा। एक्सेसिबिलिटी बता रही है कि सर्वर ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि सर्वर का रिस्पांस ही कम है। बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वेबसाइट को बनाने की कोशिश की है। एस होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में मैं इतना कुछ खास नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि गूगल इस इंजन के अंदर यानी कि सर्च बार के अंदर जब हम वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ये बता देता है कि वेबसाइट किस जगह पर रैंक कर रही है आपकी गूगल सर्च के अंदर। तो ये 93% है, यानी फाइल हिपो सर्च करूँगा तो ये दूसरे या पहले नंबर पर या तीसरे नंबर पर आ जाएगा, मुझे वेबसाइट शो हो जाएगी फाइल हिपो। मेरी वेबसाइट नहीं है ये, मैंने फिर एक एग्जांपल समझाने के लिए कोई वेबसाइट खोल ली है। इसके बाद देयर वाज इशू अफेक्टिंग दिस रन द लाइट हाउस क्रोम एक्सटेंशन नेगेटिवली अफेक्टेड दिस पेज लोड परफॉर्मेंस ट्राई ऑडिटिंग द पेज इन इनकॉग्निटो मोड फ्रॉम क्रोम। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ एक्सटेंशंस जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हैं ये इस पेज को लोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप इनकॉग्निटो मोड में जाके ट्राई करें इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। यानी कि अगर आपने अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो आपने अपनी वेबसाइट को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है, यानी जो टैब है वो न्यू इनकॉग्निटो टैब होना चाहिए। तो इनकॉग्निटो टैब यहाँ से ओपन होता है, ये 3 डॉट पे क्लिक करें और ये न्यू इनकॉग्निटो टैब पे क्लिक करें। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। उसके बाद परफॉर्मेंस 53% है और इस परफॉर्मेंस को गिराने की वजह क्या थी वो ये नीचे आपको बता देगा। तो जो चीज़ें रेड हैं हम उस पर फोकस करेंगे, जैसे टाइम इंटरेक्टिव, स्पीड इंडेक्स, टोटल ब्लॉकिंग टाइम वगैरह वगैरह। मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क। तो इस वेबसाइट में जो परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है वो आ रहा है वेबसाइट की वजह से, यानी कि स्क्रिप्ट्स की वजह से, और वो स्क्रिप्ट्स होती हैं जावास्क्रिप्ट। यानी इसमें जावास्क्रिप्ट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, या फिर इन्होंने कोड का स्ट्रक्चर इस तरह का रखा हुआ है कि वो वेबसाइट इतना ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। इनको अपनी वेबसाइट की जावास्क्रिप्ट के ऊपर अपडेट करना चाहिए और इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कोड। तो थर्ड पार्टी कोड यानी इन्होंने एक और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी से सर्विसेज ली हुई हैं, क्योंकि ये एड्स शो कर रही है वेबसाइट, तो जाहिर सी बात है एड्स की भी फाइल्स इसने इंक्लूड की हुई है अपनी हेडिंग में। और एक बात जावास्क्रिप्ट की जो सा है टाइम लेने की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमने उसे कंप्रेस नहीं किया होता। तो इस बारे में भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू कंप्रेस अ फाइल। आपने नोट किया होगा कि जावास्क्रिप्ट एक होती है .js फाइल, एक होती है .min.js एक्सटेंशन वाली फ़ाइल। तो आपको अपनी साइट को जावास्क्रिप्ट को मिन में कन्वर्ट आना चाहिए। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाती होती है यहाँ पे मिनीफाई के नाम से। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो आप इसको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। मिनीफाई होती है जावास्क्रिप्ट को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल। जैसी फाइल कंप्रेस होती है इसका साइज़ कम होता है, और जैसे इसका साइज़ कम होता है तो वो लोड जल्दी हो जाती है आपकी वेबसाइट पर, और जिससे उसका इम्प्रेशन इतना कोई बुरा नहीं पड़ता। तो मेन जो हमारा इस वेबसाइट को ओपन करने का मकसद था वो यही था कि इस वेबसाइट की हमने देखनी है परफॉर्मेंस। हम कोई भी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो वो हमें ये उसके मुताबिक सजेशंस दे देगा कि यार आपकी वेबसाइट में ये मसला है, आप इसको ठीक करें। बेबाकायदा फाइल्स का नेम भी बताता है कि कौन कौन सी फाइल ज़्यादा मसला कर रही है। जैसे ये कुछ फाइल बता रहा है कि इसने CPU टाइम इतना लिया, इसने इतना टाइम लिया स्क्रिप्ट एवोल्यूशन में, और स्क्रिप्ट पार्स यानी पार्स करने में इसको 2 मिली सेकेंड्स लगे। सबसे ज़्यादा टाइम इसको CPU को प्रोसेस करने में लगा। एक फ़ाइल ये है check.js के नाम से, इसको CPU को भी टाइम लगा काफ़ी ज़्यादा इसको प्रोसेस करने में। यानी कि इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी और हैवी किस्म की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स का इस्तेमाल किया। अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपनी फ़ाइल्स को कंप्रेस करना चाहिए। उसके बाद ये 3-4 फीचर हैं, जैसे रिकॉर्डर आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन हम वैसे देख चुके हैं। CSS व्यू आ जाता है, एक आइडेंटिफाई पोटेंशियल CSS इम्प्रूवमेंट। सो ये होता है कि आपने CSS, जैसे अभी मैंने लाइट हाउस में जाकर बताया, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट और बाकी दीगर फाइल में इम्प्रूवमेंट का बताता है। वैसे CSS ओवरव्यू हमें बताता है कि हमने जो जितनी भी CSS यानी स्टाइलिंग की हुई है उसके अंदर किस किस्म की इम्प्रूवमेंट है। ये इम्प्रूवमेंट किस किस्म की होती है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आपने ब्लू लिया
और फोरग्राउंड कलर आप ब्लैक ले लेते हैं तो वो ब्लैक कलर इस ब्लू के ऊपर इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो ये फिर हमें बताता है कि कहाँ कहाँ पे आपने ऐसी मिस्टेक्स की हुई हैं। तो जैसे ही मैंने कैप्चर पे क्लिक किया तो एलिमेंट 621 एक्सटर्नल वगैरह वगैरह इनलाइन और एक्सेट्रा। तो बैकग्राउंड कलर्स में मैंने ये वाले कलर इस वेबसाइट ने इस्तेमाल किए हैं, मैंने नहीं, ये वेबसाइट ने इस्तेमाल किए हैं। फोरग्राउंड कलर में ये वेबसाइट में ये वाले कलर इस्तेमाल हुए हैं। कंट्रास्ट इश्यूज आ रहे हैं, वही जो मैंने आपको बताया 9 जगह पे आया ये इशू। सबसे पहले ये आया है, नीचे बता रहा हूँ मुझे, ए हेडर डॉट एलिमेंट, हाँ जी ये देखें बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर, ये न्यूज़ इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा क्योंकि इसको भी इसने ब्लू कलर में किया हुआ है और बैकग्राउंड कलर भी ब्लू है, बस हल्का सा शेड का फ़र्क है। दैट इज़ वाई उसने यहाँ पे इसका एरर दिया कि बता दिया यार आपको यहाँ पे ऐसा कलर इस्तेमाल करना जो वेबसाइट पे प्रोमिनेंट हो यानी इजी टू रीड हो। ओके, और ये यहाँ पे भी इसने बताया टेक्स्ट के साथ भी यही चीज़ की हुई है। ये देखिए जैसे ही मैं इसके नीचे एलिमेंट, जैसे ही मैं जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे एलिमेंट इसका कोड आ रहा है, उसके ऊपर जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो ये वेबसाइट पे यहाँ पे करके देखें उसके ऊपर होवर कर देता है। तो ये इस बटन के अंदर एरर आया, तो इस बटन के अंदर जैसे ही एरर आ रहा है हमें, इसका देखें आप गौर करें तो बैकग्राउंड कलर भी ऑरेंज है और फोरग्राउंड कलर भी लाइट ऑरेंज है, लेकिन वो वाइट की तरह दिख रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि बैकग्राउंड कलर के साथ इसका कंट्रास्ट आ रहा है। तो हमें इस तरह के कलर्स को देखना है और उनको मुताबिक यानी कि इसकी सजेशन को देख के समझ लेना हमने कि यार यहाँ पे कलर इशू आ रहा है, हो सकता है कि रीडर को पढ़ने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो, इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए, इसलिए ये एक CSS ओवरव्यू भी इन्होंने एक टूल दिया हुआ है। तो चूँकि ये गूगल ने टूल दिए हैं इसका मतलब ये है कि इनकी कोई ना कोई मीनिंग्स है, इनका कोई ना कोई फ़ायदा हमें होगा ज़रूर, ठीक है। इस वजह से गूगल ने क्योंकि ये हमें टूल्स दिए हुए हैं और इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम काफ़ी हद तक अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी आउटपुट को जो है निहार सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। सो इसके अंदर मेरे जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो ये नेटवर्क वाला है, क्योंकि इसमें मेरी सबसे पहले ये पता लग जाता है कौन सी फ़ाइल कैशे से आ रही है, किस फाइल को मैक्सिमम टाइम लग रहा है लोड होने में, सर्वर टाइम कितना लग रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये किसी भी फाइल के एंड पे मैं यहाँ पे होवर करूँगा ना, क्योंकि मुझे बता देगी कि इसने SSL ने इतना टाइम लिया लोड होने में, इस फाइल के कनेक्शन में ही इतना टाइम लग गया 153 मिली सेकेंड्स, ओके सेकंड नहीं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो टाइम लगा है जब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर, उसके रिस्पॉन्स आने में जो टाइम लगा है वो लगा है यहाँ पे टाइम, वो है 118 मिली सेकेंड इस फाइल को लोड होने में। तो कुछ फाइलें बनावटी भी होती हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट खुद बनाता है टेम्परेरी तौर पे, इसलिए उनको बनाने में टाइम लग जाता है। दैट इज़ वाई फिर उसका रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स टाइम भी कम है लेकिन उसके वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। ये जैसे ये एक फ़ाइल आ गई, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा। वाटरफॉल यही होती है कि सारी फाइलें आपने जब लोड की हैं, कंट्रोल F5 और एग्जाम्पल मैं करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वाटरफॉल होने लग पड़ी है। तो आप जो एरिया सेलेक्ट करेंगे ये उतने टाइम के अंदर आपको बता देगा कि उस सिलेक्टेड एरिया के टाइम के अंदर कौन कौन सी कितनी फाइल्स लोड हुई हैं। और जैसे ही आप सारा एरिया सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी फाइल्स को नीचे शो करवा देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं हमेशा आपको वीडियो को देखने के बिल्कुल एंड पे आपको बताता हूँ कि आपने सब्सक्राइब या लाइक करना है। मैं आधा घंटा आपका ज़ाया नहीं करता वीडियो को शुरू होने में, और एंड तक जिसने ये वीडियो को देखा है वो बंदा मेरे लिए जीतता है। तो यार मेहरबानी यार लाइक करो। इसकी वजह ये है क्योंकि मैंने जो कंटेंट बनाया आपके फ़ायदे के लिए बनाया, और मैं आपको सिर्फ तभी फोर्स करता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए जब आप इसके आपके किसी न किसी काम आई हो वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।